भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, क्योंकि ये जो गठबंधन और ठगबंधन है यह भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। और इस चुनाव के बाद अखिलेश कहाँ जाएंगे उनको खुद नहीं पता है। अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं और कोई विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, चाहे जो विपक्ष हो। जो भी बीजेपी के नेता होते हैं बाहर से लाके देवरिया के ऊपर थोप दिया जाता है। जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता है, जो प्रत्याशी होता है, उसे नहीं लड़ाया जाता है। ये इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं ये भ्रष्टाचार के समंदर से डूबे हुए लोग हैं और ये जितने भी करप्ट लोग हैं यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी का इस बार का क्या एजेंडा है, किस चीज पे इस बार का चुनाव होने वाला है, बातें करेंगे। जो भी बीजेपी के नेतागण हैं इन लोग से बात करेंगे और इनके जब नेता जब टिकट पाएंगे तो क्या क्या उनका मुद्दा रहेगा गांव में जाकर चुनाव लड़ने के लिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश शुक्ला जी, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद देवरिया। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ, बैकुंठपुर मंडल का। इस बार का क्या माहौल होने वाला है? केंद्र व प्रदेश की अनेकानेक जन कल्याणकारी योजनाएं जिससे कि देश और प्रदेश की एक एक जनता पूरी तरह लाभान्वित हो रही है और पूरी तरह उल्लासित और हर्षित है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में आंधी चल रही है और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा चल रहा है कि 4 जून 400 पार, वो निश्चित रूप से साकार होगा और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत से विपक्षी दल के जो नेतागण है, जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि महंगाई इतना ज्यादा है कि गांव में जो किसान है उनका कमर टूट जा रहा है। जो गैस 400 रुपये का मिलता था आज 1000 रुपया पार हो जा रहा है। इस पे कैसे आप लोग कैसे गाँव में जाएंगे? महंगाई आप लोग को नहीं दिख रहा है? ये इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं ये भ्रष्टाचार के समंदर से डूबे हुए लोग हैं और ये जितने भी करप्ट लोग हैं यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई इसके पहले भी रहा है और बेरोजगारी, ये दोनों समस्याएं, जबकि रोजगार पर हमारी सरकार ने बहुत हद तक काबू पाया है और गरीबी रेखा से लगभग 30-35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है हमारी सरकार ने। और गंभीर चिंतन करते हुए हमारी सरकार देश में नौजवानों को रोजगार के प्रति पूरी तरह जागरूक रही है और बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग और ये पुराना इतिहास इनका रहा है, इतिहास साक्षी रहा है कि इन्होंने देश को लूटा है और अब उनको लूटने का अवसर नहीं मिल रहा, लिहाजा वो छटपटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनर्गल और मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। इस बार का चुनाव देवरिया में जो शुगर मिल है बैतालपुर में, तो हर बार चुनाव होता है मोदी जी भी आते हैं, कहते हैं कि शुगर मिल को मैं चालू करवा दूंगा। अभी नगर पालिका के चुनाव में योगी जी भी आए थे, कहे थे कि मैं शुगर मिल चालू करवा दूंगा, लेकिन बाद में कहा जाता है कि कोर्ट में मामला अटका है। तो क्या शुगर मिल चालू होगा कि बस राजनीति ही होगा? जनता पूछ रही है। अभी पिछले दिनों संभवतः आप अगर रहे होंगे तो ये शुगर मिल ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे और मंच से उन्होंने शुगर मिल की बंदियों को लेकर के काफी चिंता प्रकट की। इवन जब वो पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तो उन्होंने कहा कि किसी दौर में हमारा प्रदेश शुगर का कटोरा कहा जाता था और पिछली पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों के कृत्यों से समस्त चीनी मिलें या तो बिक गई या तो वो बंद पड़ी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित है और पिछले दिनों ही अभी हाल में हुई सभा में मंच से उन्होंने कहा था कि मिल के लिए पैसे मैंने सुरक्षित रखा हुआ है, तकनीकी दिक्कतें हैं, मामला न्यायालय में है, उसके लिए भी हमारी सरकार न्यायालय में पक्ष अपना रख रही है। जिस दिन न्यायालय से हरी झंडी मिली
देवरिया, बैतालपुर और ये सारी शुगर मिल है जोरदारी से फिर अपने फार्म में आ जाएंगी और चलना शुरू होंगे। मंडल अध्यक्ष जी, एक सवाल बार बार यही उठता है कि जो इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं वो बार बार यही बात कहते हैं कि जो भी बीजेपी के नेता होते हैं बाहर से लाके देवरिया के ऊपर थोप दिया जाता है, जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता है, जो प्रत्याशी होता है उसे नहीं लड़ाया जाता है। इसको कैसे देखते हैं? जैसा कि मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे सवाल पूछे। आप संविधान में अब देखे होंगे कि लोकसभा का चुनाव भारत का नागरिक किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो जब ये अधिकार संविधान ही हमको दे रही है तो इस तरह की कोई समस्या है ही नहीं है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के आधार पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है केंद्र में, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार 4 जून 400 पार। 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने विकास नहीं किया है। चाहे गैस का मामला हो या शौचालय का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश में और प्रदेश में इतने विस्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे रोजगार का भी सृजन हो रहा है। और एक बात अभी आपने मिल की चर्चा की है, शुगर मिल की जो आपने चर्चा की और कह रहे हैं कि बार बार आप लोग कहते हैं कि कोर्ट में मामला है। मैं राम मंदिर के लिए भी मामला कहता था कोर्ट में है, लेकिन राम मंदिर 500 साल के बाद आज राम मंदिर रामलला विराजमान है अपने स्थान पे, और आज लाखों की संख्या में भीड़ वहां जा रही है और वहां विभिन्न तरह के आर्थिक गतिविधियां चल रही है और रोजगार के साधन उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कहीं भी जब विकास होगा तो विकास के साथ रोजगार आएगा, और हमारी सरकार लगातार रोजगार देने में विकास के लिए कृतबद्ध है। और पुनः इन्हीं सभी आधारों के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना जाए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, पवन तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। जी, तो इस बार का एजेंडा वही है क्या? राम मंदिर, गैस कनेक्शन या पानी की टंकी, किस पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? मुख्यतः वोट का भूमिका क्या है? जैसे देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में इसके पहले जो चुनाव हुए 2019 में हुए, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, राम मंदिर वह पूरा हुआ, कश्मीर में 370 वह पूरा हुआ, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा हुआ, शौचालय पूरा हुआ, किसान के लिए जो है निधि है वो अभी आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम न किया हो। हर व्यक्ति के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी, छोटे से लेकर के बड़े लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभ दिया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कुछ नहीं मिला है, सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि यह निराधार है जो गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव घूम घूम कर कह रहे हैं जो मैं पीडीए का जो लेके चल रहा हूं, इस बार सब दलित और ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ हैं और बीजेपी को निस्तानाबूद कर देंगे। इनको बातों को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। अच्छा, दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से परहेज किए। अच्छा, और एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति जो अभी अपनी मौत से मरा है उस पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो तो खुद भी भेद पैदा कर रहे हैं, जनता में भेद पैदा कर रहे हैं। हिंदू के नेता ही नहीं है, वो तो माइनॉरिटी के नेता बनना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं तो खुद नहीं समझ में आता है। रही मुख्यमंत्री बनने के बाद तो यहाँ की जनता ने मुलायम सिंह के नाम पर जनादेश दिया था, अखिलेश के नाम पर नहीं दिया था। अखिलेश तो सत्ता हस्तांतरण का कारण मुख्यमंत्री हो गए। अखिलेश जब अपने नाम पर लड़े तो क्यों नहीं पाए सीट? 112 सीट पाए, विपक्ष में रहने लायक नहीं रह गए। और इस चुनाव के बाद अखिलेश कहाँ जाएंगे उनको खुद नहीं पता है। अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं और कोई विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, चाहे जो विपक्ष हो। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि शुगर मिल के बारे में, राधे श्याम सिंह ने कहा कि हम आएंगे तो नई रोशनी लाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे और मंत्री भी रहे और उन्हीं लोगों के देख रेख में सारी शुगर मिलें औने पौने दाम पर बेच दी गई। जिम्मेदार कौन है? आप जब सरकार में होते हैं तो मिलों को बेचने का काम करते हैं और दूसरी सरकार होती है तो आप उस पर मिल लगाने की बात करते हैं। एक सवाल, आपकी बातों को मैं काटता हूं, एक सवाल बार बार कहते हैं लोग जो विपक्षी दल के नेता हैं
कि ईवीएम और बैलेट पेपर पे बार बार सवाल उठता है। तो कहते हैं कि ईवीएम पे न चुनाव होकर बैलेट पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोदी जी के जितने भी बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल इशू कर देते हैं और किसी भी बटन को दाबने पे बस कमल का फूल का बटन दबता है। ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो 112 सीट अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीते, वो भी नहीं जीते थे। ऐसा अगर होता तो एक भी बूथ नहीं जीतते, सारे बूथ हार जाते, क्लीन स्वीप हो जाते। जहां वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहां हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ और आम जनता सहमत है। पूरे देश में एक जनमानस बिल्कुल फैला हुआ है, सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद व्याप्त है। आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, इसके पहले भी देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकारों को भी आपने देखा होगा। और आज 26 जनवरी और 15 अगस्त का जब समय आता है तो यहाँ इस देश का हर नागरिक अपने घरों पर तिरंगा लहराने का काम करता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी बैतालपुर मंडल से मंडल मंत्री मोनू राव। गांव में क्या क्या आप एजेंडा लेके चल रहे हैं और गांव की जनता को कैसे आप लोग मोबिलाइज करके फिर सरकार आप लोग बनवाएंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में तमाम विकास के कार्य हुए हैं देश में, प्रदेश में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में। तो तमाम एजेंडा है हम लोग के पास। किसी को मुफ्त राशन, किसी को गैस कनेक्शन, किसी को आवास, तमाम तरह की स्कीम का लाभ मिला है। ये है बीजेपी के पदाधिकारी नेता और इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो 400 पार की नारा बार बार लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो देखना है कि इंडिया और एनडीए कौन 400 पार करता है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।